हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज श्रीजी कॉन्सेप्ट। और आज तो चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक्स। आज हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैं इसको अपनी शॉर्ट वीडियोस में भी डालूंगी एक एक टॉपिक को, ताकि शॉर्ट्स में भी आपका टाइम कम कंज्यूम है। आपको जो टॉपिक चाहिए आप देख सकते हो, और इसको समराइज करके लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करूंगी। सबसे पहला सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी में हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की, जो है व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, हाउ इज टू बी प्रोड्यूस एंड व्हेन इज टू बी प्रोड्यूस। व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस डील्ड विद कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। हाउ इट इज टू बी प्रोड्यूस डील्ड विद कि हमको लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है प्रोडक्शन करते समय, कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जिसमें लेबर ज्यादा होते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें कैपिटल मशीन्स ज्यादा होती है, ठीक है। एंड लास्ट प्रॉब्लम इज फॉर हुम इज टू बी प्रोड्यूस। हुम इज टू बी प्रोड्यूस मीन्स हम किस सेगमेंट पे फोकस करेंगे, हम किस पे फोकस करेंगे, किन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे मार्केट में। आइदर हम एनिमल फोकस प्रोडक्ट्स बनाएंगे, एनिमल्स पे फोकस करके, ओल्ड एज पे फोकस करेंगे, बेबी प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे, कि यूथ पे फोकस करेंगे, टीनेज पे प्रोड्यूस करेंगे, किस पे कौन से ऐसे सेगमेंट पे हम फोकस करेंगे जिसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है। दैट कम्स अंडर फॉर हुम इट्स टू बी प्रोड्यूस। आफ्टर सेंट्रल प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में मैंने आप लोग को बताया है 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे पास। दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमिक होती है, इकोनॉमी सिस्टम है जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट सेक्टर्स वाले पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे और ओन करेंगे वेरियस सेगमेंट्स को, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या प्रॉज है, क्या कौन से? यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेरेंस और वर्किंग किसकी रहेगी? प्राइवेट इंडिविजुअल्स की रहेगी या प्राइवेट ओनर्स की रहेगी। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, जब प्राइवेट वालों के हाथ में चीजें रहती है तो वो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बारे में सोचते हैं। वो ये सोचेंगे कि चीप रेट में या चीप क्वालिटी प्रोडक्ट वो कैसे प्रोड्यूस कर पाए, मार्केट में बेच पाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। वेयर एज सेकेंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जहां पे सारी चीजें ओन, मैनेज और कंट्रोल होगी बाय द गवर्नमेंट, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये प्रॉफिट है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए फोकस करेगी। सरकार ये सोचेगी कि जो नीडी पीपल्स है, अगर उनके पास कोई चीजें अवेलेबल नहीं है तो वो सस्ते रेट में कैसे प्रोड्यूस करके मार्केट में लॉन्च कर सकती है। दैट इज कम्स अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे सारा इंटरवेंशन किसका रहेगा? हमारे गवर्नमेंट सेक्टर का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट वालों के कंट्रोल में रहेगा, तो प्राइवेट वाले फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है तो वो वही मेडिसिन बनाएगा जो उसको लगेगा कि जिससे वो ज्यादा पैसा कमा सकता है, भले ही चीप टेक्निक यूज करे या कुछ करे, बट वो मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा सब लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, लो इनकम ग्रुप वाले अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। वेयर एज सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इस पे फोकस करेगी कि लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, इस पे भी फोकस किया जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम वो होता है जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का इफेक्ट आता है। मीन्स यहाँ पे सरकार भी अपना काम करती है, कंट्रोल मैनेज करती है, और हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी। तो इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग में हम क्या देखेंगे, आपको जो कि पता चल चुका है कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे थे, ब्रिटिशर्स ने जब शासन किया तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी हो गई थी? बैकवर्ड, स्टैग्नेट एंड पूरी तरीके से बहुत सारी सफरिंग्स की हमारी इंडियन इकोनॉमी में ना। इंडियन इकोनॉमी का कहीं भी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखा गया, डेवलपमेंट नहीं देखा गया। डेवलपमेंट खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा गया, जो कि ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए किया था। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जो 1948 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था उसमें मेजर कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट सेक्टर का था। प्राइवेट वाले क्या करते थे? खाली प्लानिंग एफर्ट्स में हेल्प करते थे या जब कोई जरूरत के हिसाब से, बट मेजर इंटरवेंशन प्राइवेट वालों का वहां भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करने के लिए कुछ इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग में उन्होंने क्या लॉन्च किया 1950 में, याद रखिएगा 1950, जो कि चैप्टर की स्टार्ट डेट है 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉन्च किया प्लानिंग कमीशन। तो 1950 में आया प्लानिंग कमीशन, जिसका मेन फोकस क्या था कि हर 5 साल हम एक सेगमेंट पे फोकस करेंगे। तब स्टार्ट हुआ एरा 5 ईयर प्लान का, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसी प्लानिंग में ये डिसाइड किया गया कि 1950 में प्लानिंग कमीशन आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप में, और उस प्लानिंग कमीशन में ये डिसाइड किया गया कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट और बैकवर्ड हो गई थी उसको हर 5 साल एक सेगमेंट पे हम फोकस करके इंप्रूव करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं कि इस पे कैसे फोकस किया गया।
पार्ट दैट इज गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान में हमने पढ़ा था कि 5 ईयर प्लान किसके अंडर में आया था, प्लानिंग कमीशन के अंदर में आया था। प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1950 में आया था। 5 ईयर प्लान की डेट क्या थी, 1 अप्रैल 1951 और एंड कब हुआ था, 31 मार्च 1956। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप के अंडर में आया था। 5 ईयर प्लान का हमारा एम क्या था, गोल क्या था, जिसको हम लोगों ने जेम से याद किया था, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। सबसे पहले हम ग्रोथ को जानते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री की में कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन अ कंट्री प्रोड्यूस कर सके। और ग्रोथ सीधे सीधे आपके जीडीपी से इन्फ्लुएंस है। जीडीपी इन द सेंस कंट्रीज कैपेसिटी टू नो द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है। अब बात करेंगे जीडीपी। जीडीपी कभी भी एक सेक्टर से नहीं आता, ये तीनों सेक्टर से हमें काउंट किया जाएगा। हमारे पास कौन से 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब ये जो अलग अलग सेक्टर्स का कंपोजिशन है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, ठीक है। ग्रोथ के बाद अगर हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन की, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, हमको अडॉप्ट करना है न्यू टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट विद इन द कंट्री। इक्विटी का मतलब क्या है, हमको इक्विटी प्रमोट करनी है। सिर्फ ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन से सारी चीजें हमारी नहीं हो जानी। इक्विटी इन द सेंस हमको रिच पुअर में बाइसनेस नहीं करनी, हमको बेसिक अम्यूनिटीज, बेसिक सर्विसेज, बेसिक नीड्स सबकी इक्वली इकोनॉमी में फुलफिल करानी है, नॉर्मल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखे, जो कि सारी चीज़ों के लिए सारे सेक्टर्स इजीली एक्सेसिबल कर सके उसे, ठीक है। फिर आता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है अवॉइड द फॉरेन डिपेंडेंस एंड फॉरेन इंटरफेरेंस। हमको फॉरेन कंट्री पे ना डिपेंडेंट रहना है, ना उनका इंटरफेरेंस हमें चाहिए। हम अपनी कंट्री में खुद ही इतना गुड प्रोड्यूस। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर से। जैसे कि आपको पता है हमारी ब्रिटिश रूल के टाइम हमारी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्टैग्नेंट हो गई थी। एग्रीकल्चर से उतना आउटपुट जनरेट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। 70 से 75%, 70 to 75% ऑफ पीपल वॉज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। स्टिल हमारे पास स्टॉक्स बफर नहीं थे, हमको यूएसए से इंपोर्ट कराना पड़ा था फूड ग्रेन्स, क्योंकि हमारे पास फूड ग्रेन्स की सफिशिएंसी नहीं थी। प्रॉब्लम क्या था एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कि आया, जिसी कारण से हमको फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे करना पड़ा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या फेस हो रही थी एग्रीकल्चर से, जो कि शॉर्ट डेरिवेशन से मैंने बताया, आपको डीएस स्कूल से याद रखना है। सबसे पहला डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जहाँ एक बंदे की ज़रूरत है वहाँ काम करने में 10 बंदे लगे हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास कोई काम नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद एस फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मैंने बताया सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि आप खुद के कंजम्पशन के लिए गुड बना रहे हो रेदर देन फॉर मार्केट सेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा एस क्या आता है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। फार्मर्स के पास छोटे छोटे लैंड होते थे, दूरी पे होते थे, जो कि सफिशिएंट नहीं होता था कि मार्केट सरप्लस के लिए वो उस पर उपजाऊ कर सके, तो वो छोटे छोटे लैंड पे अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फिर सी से हमारा क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड। भैया टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में जमींदारी सिस्टम से आपको सारी चीज़ें पता है। फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितनी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे लैंडलॉर्ड्स में और टीनेंट्स में। ये एक कारण था हमारा एग्रीकल्चर बेटरमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद एच से हमने क्या बताया था आपको कि ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल का मतलब हम लोग के पास कोई एडवांसमेंट नहीं आई थी, हमको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना पड़ रहा था कि हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे। रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहोगे, रेनफॉल नहीं होगी तो आपका क्रॉप खराब हो जाएगा, ठीक है। ओ फॉर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड एल स्टैंड्स फॉर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट था जिससे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बेटर कर पाएँ, और ना हमारे पास प्रोडक्टिविटी इतनी थी कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। ये सारे कारण थे जिससे हमारा गाइस नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, दैट इज योर लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रिवोल्यूशन। सबसे पहले आपसे बात करेंगे लैंड रिफॉर्म की। लैंड रिफॉर्म की जब हम बात करेंगे तो लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, द अल्टीमेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है। इसमें सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये सोचा कि सरकार एग्रीकल्चर को बेटर में करने के लिए वो टीनेंट्स को इंसेंटिव देगी। अगर टीनेंट्स अच्छा उपजाऊ करके देते हैं, हार्वेस्ट अच्छा होता है, क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ती है फूड क्रॉप की, तो उनको इंसेंटिव देगी, ठीक है। बट जमींदार से इस चीज़ से बचने के लिए जमींदार ने लूप होल निकाल लिया। वो एट लास्ट बोलने लगे कि हम खुद ही यहाँ को इस लैंड को कल्टीवेट करें। पहले क्या करते थे, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे जिनके पास लैंड नहीं होता था, वो किराएदार की तरह जाके कल्टीवेटर की तरह कल्टीवेट करते थे। बट स्टिल जब गवर्नमेंट ने बोला वो इंसेंटिव देगी अगर वो इंप्रूवमेंट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो जमींदार ने लूप होल निकाल लिया कि वी आर द अल्टीमेट कल्टीवेटर ऑफ दिस लैंड। तो यहाँ पर भी टीनेंट्स और जो हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे उनको बेनिफिट नहीं मिला।
दूसरा पार्ट था हमारा लैंड सीलिंग का। लैंड सीलिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक लिमिट जब सरकार सेट कर देती है कि इस लिमिट से ज़्यादा कोई भी लैंड ज़मींदार होल्ड नहीं कर सकता, तो अन्यथा अगर कोई होल्ड करेगा तो उनसे उनकी ज़मीन ले ली जाएगी जो लिमिट से ज़्यादा ओन करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लूप होल ज़मींदार ने क्या निकाला, ज़मींदार ने ये कर दिया कि ये मेरे रिलेटिव्स के नाम है, ये उनके नाम है। उन्होंने ज़मीन को बचाने के लिए अपने रिलेटिव्स के नामों पे ज़मीन करनी चालू कर दी। तो ये भी एक कारण था कि लैंड सीलिंग भी फेल हो गया। तो ये लैंड रिफॉर्म उस हिसाब से सस्टेन नहीं कर पाया जिस हिसाब से, जिस एम और डिज़ायर के साथ गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था। लैंड रिफॉर्म कहीं अगर चला तो वो सिर्फ केरला और वेस्ट बंगाल में, बाकी सब जगह फेल हो गया। फिर आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि मैं न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करेंगे तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s, ठीक है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। इसका मेन मोटिव ये था कि अब हम ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट करें और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाएं अपने में, इन फॉर्म ऑफ सफिशिएंसी इन फूड क्रॉप्स, ठीक है, जो हमारे पास पहले नहीं थी। एज हमें सबको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेट हो गया था, बट अब हमें ये स्टैग्नेशन को, बैकवर्डनेस को एग्रीकल्चर सेक्टर की हटानी थी बाय अडॉप्टिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर आया, इंट्रोड्यूस हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मोटो ये था कि हमको मास प्रोडक्शन अपने क्रॉप्स का बढ़ाना है, किस वजह से, HYV सीड्स का यूज करके और साथ ही साथ बेटर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करके, और साथ ही साथ किसका यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का। ग्रीन रेवोल्यूशन का देखिए आपको मेरिट भी करना है, डीमेरिट भी करना है। फायदा क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए आप बफर स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, आपके पास सेल्फ सफिशिएंसी होगी फूड क्रॉप्स में। लेकिन डीमेरिट्स क्या है कि जब आप HYV सीड्स का यूज करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी लगेगा, मींस इरिगेशन फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए फार्मर के पास, और साथ ही साथ फार्मर के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप HYV सीड्स का यूज करोगे, और इसको हम लोग मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं, अगर आप इसका यूज करोगे तो आपके पास इतने फार्मर होने के नाते इतने पैसे होने चाहिए कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सबको अफोर्ड कर सको। क्योंकि HYV सीड्स में ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स लगते हैं जो नॉर्मल क्रॉप से 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। और बेटर इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न मेथड को अडॉप्ट करना है, तभी आप ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए सेल्फ सफिशिएंट हो पाओगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। दीज आर द, और क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद हमारी इकोनॉमी में हमारे पास बफर स्टॉक होने लगा, हमारे पास इतने मार्केटेबल सरप्लस होने लगे कि हमारे पास डिबेट ओवर दी सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखिए, अब सब्सिडीज क्या है। सब्सिडीज वो है जिसमें सरकार स्मॉल फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करेगी कि कम मार्केट से कम रेट में जो नीडेड इनपुट्स चाहिए फॉर रनिंग ग्रीन रेवोल्यूशन या फॉर ओवरकमिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, वो उनको मार्केट रेट से कम रेट में प्रोवाइड किए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ सब्सिडाइज रेट, ठीक है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट आके इनके फेवर में भी बोले और अगेंस्ट में भी बोले। किसके फेवर और अगेंस्ट में बोले? ग्रीन रेवोल्यूशन के। ग्रीन रेवोल्यूशन में कि सरकार तो सब्सिडीज दे रही है क्योंकि फार्मर्स के पास इतना पैसा तो था नहीं, स्मॉल फार्मर्स के पास, कि वो अफोर्ड कर पाए इनपुट्स, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स सबकी जरूरत थी जो कि एक्सपेंसिव होते थे, ठीक है। तो अब इकोनॉमिस्ट बोले कि अगर आप सब्सिडीज दोगे उसके अगेंस्ट में तो फार्मर्स को उसकी हैबिट हो जाएगी और ये हमें ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे या गवर्नमेंट पे बर्डन क्रिएट करेंगे आगे फ्यूचर में, इसलिए सब्सिडीज ना दे। बट कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फेवर में बोला सब्सिडीज के, कि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके केमिकल फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स और वेरियस इनपुट्स जिनकी ज़रूरत है। तो आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करना है ताकि जो लो इनकम ग्रुप फार्मर्स है या जो फार्मर्स जिनके पास फैसिलिटीज अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनको चीज़ें अवेल कराई जाए एट सब्सिडाइज रेट, ठीक है। अब सब्सिडीज को बाद में कंसिडर करके बाद में थोड़ा आगे आके हटाया गया, बट सब्सिडीज की वजह से सरकार ने ये चीज़ देखी कि अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे तो जब आप कोई चीज़ को कम रेट में या सब्सिडाइज रेट में इक्विवेलेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए रहो, बांटे रहो, तो उसका मिसयूज होने के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मेयरली कारण था जिससे सब्सिडीज को लास्ट में
कुछ टाइम बाद रिमूव कर दिया गया। बट स्टिल ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, इसके वजह से हमारे पास बफर स्टॉक होने लगे, हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस था, हम फूड क्रॉप्स के फॉर्म में राइस, व्हीट, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारा डेवलपमेंट उस हिसाब से तुरंत नहीं हो पाया था। ठीक है, क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स वालों के पास उतना पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्ट करके इंडस्ट्री सेटअप कर सके, और ना तो प्राइवेट सेक्टर्स वालों को कोई इंसेंटिव दिया जा रहा था इंडस्ट्री सेट करने के लिए। ठीक है, तो ये मेजर एक कारण था। तो पब्लिक गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब हम कुछ इंटरवेंशन करें जिससे कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया जाए, जिससे कि आपको पता है पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1948 में, जिसको बोलते हैं IPR 1948। दूसरा रिवाइज एडिशन आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का 1956 का। दूसरा रिवाइज एडिशन आने का बेसिक मीन क्या था कि रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर और वर्किंग में कुछ चेंजेस लाई जाए, इसीलिए दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956 में। ठीक है, अब इस रेजोल्यूशन के अंदर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया 3 कैटेगरी में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज आई, जिसमें एटॉमिक रिसर्च, पावर प्लांट, ये सारी डिफेंस, ये सारी चीज़। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज आई जो स्टेट ओन थी। शेड्यूल सी में जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी उसका कंप्राइज किया गया शेड्यूल सी में, जो कि ओन और मैनेज की जाएगी बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब इसके लिए सरकार ने कुछ फैक्टर्स ऐसे लगाए थे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को इंपॉर्टेंट कर दिया गया था। किस लिए इंपॉर्टेंट किया गया था? कि अगर कोई अपनी इंडस्ट्रीज को न्यू सेट करना चाहे, एक्सपैंड करना चाहे या डाइवर्सिफाई करना चाहे तो उसको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक रिगार्डिंग SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था बाय काव कमेटी, जिसका मेन मोटिव क्या था? रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए और रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फॉर रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि बिग फर्म्स क्या करती थी, सारी चीज़ों को अंडरटेक कर लेती थी, तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए SSI का इंट्रोडक्शन किया गया। कब किया गया? इन 1955 टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय काव कमेटी। कौन सी कमेटी थी? काव कमेटी, KARVE। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट, आपको सिंपल सी बात पता है, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हम सरप्लस में होंगे, और अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हम डेफिसिट में चले जाएंगे। तो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या बोला? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन निकाला गया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? कि जो गुड्स आपको बाहर से मंगाना पड़ रहा है अपने आप को सफिशिएंट करने के लिए या अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, तो वो गुड्स हम अपनी ही डोमेस्टिक कंट्री में क्यों ना प्रोड्यूस करें। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब यही होता है कि हम बाहर से मंगाए हुए गुड को सब्सटीट्यूट करें अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स से। ठीक है, तो अब हम डोमेस्टिकली अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने 2 चीजों का अप्लाई किया, दैट इज टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इज अ टैक्स विच इज लीव्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, जिससे कि गुड्स महंगे हो जाएंगे और लोग उसका कंजम्पशन डिस्करेज करेंगे। और कोटा क्या होता है? इंपोर्टेड गुड्स पे क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन लगाना। क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन मतलब जैसे सरकार ने सेट कर दिया कि अगर आप 1000 क्वांटिटी से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते तो आप उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। ये भी आपका डिस्करेज करेगा फॉर कंज्यूमिंग द इंपोर्टेड गुड्स, ताकि आप अपने डोमेस्टिक गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर पाओ। दैट प्रमोट्स योर डोमेस्टिक कंट्री फॉर ग्रोइंग इन फॉर्म ऑफ बेटर एक्सपोर्ट्स एंड लेस इम्पोर्ट्स।